नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज हम भाग 2 में बात करने वाले हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है और एक मास्टर वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ई बुक के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी में रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक बनाई गई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और ई बुक के परचेज करने में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसआई पद्धति में मूल रूप से 7 मात्रक होते हैं, लेकिन संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो हमारा उत्तर इसमें सही है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन यह संपूरक मात्रक है एसआई पद्धति के। और रेडियन की अगर बात करें तो समतल पर बने कोनों को मापने का मात्रक होता है रेडियन, जबकि स्टेरेडियन की बात करें तो यह ठोसीय कोनों को मापने का मात्रक होता है। तो यह दोनों आपको याद रखना है, यह संपूरक मात्रक है सप्लीमेंट्री यूनिट से एसआई पद्धति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय के बारे में बात की जा रही है और आपको बताना है किन नदियों के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। जबकि अन्य की बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली के बीच में है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, झटका कम करने हेतु गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जर्वर का प्रयोग। तो जो गाड़ी होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी, तो उसमें हम देखते हैं कि झटके को कम करने के लिए शॉक एब्जर्वर का प्रयोग होता है, स्प्रिंग का प्रयोग होता है। तो यह न्यूटन के द्वितीय नियम को बताता है। जबकि अन्य ऑप्शन को देखें, यानी कि रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और नाव खेलने के लिए बांस का जमीन से दबाना, तो यह तीनों न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। और दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरे नियम यह कहता है न्यूटन का कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक विद्रोह के परिणाम में अंग्रेज सरकार ने न केवल विद्रोहियों के सभी अपराध माफ कर दिए बल्कि उनको अपनी सेवा में भी भर्ती किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह के अगर कारण को देखें तो समझ में आ जाता है कि रामोसी विद्रोह में आखिर अंग्रेज सरकार ने क्यों सेवा में वापस लिया। तो रामोसी विद्रोह 1822-29 के दौरान पुणे में हुआ था, चित्तर सिंह और उभाजी के नेतृत्व में। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण देखा जाए तो जो पेशवा राज्य था, पेशवा राज्य के विलय होने से अनेक रामोसी बेरोजगार हो गए थे और इसी कारण से उन्होंने विद्रोह किया था। तो विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने न केवल विद्रोहियों के आरोप को माफ किया बल्कि उन्हें अपनी सेवा में भी वापस लिया। चलते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, तिलैया बांध। तिलैया बांध सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर है, न कि कोनार नदी पर। बाकी अन्य की बात करें तो यह सभी सुमेलित है, जैसे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है। तो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं वह होते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संदर्भ में डॉपलर प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश के संदर्भ में यहां बात हो रही है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि पर भी लागू होता है और प्रकाश पर भी लागू होता है। तो प्रकाश के संदर्भ में डॉपलर प्रभाव किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। तो प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है, यह आपको ध्यान में रखना है।
आगे बात करते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है जबकि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असम्मित होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता पास आ रहे हैं अथवा दूर जा रहे हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है, उनके बीच दूरी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। जबकि प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। तो यह आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संस्था जो मुख्य रूप से स्त्री दशा में सुधार से संबंधित थी। तो मुख्य रूप से स्त्री दशा में सुधार से संबंधित संस्था का नाम बताना है और इस संस्था का नाम है ऑप्शन डी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है कि निम्नलिखित में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह मैमल्स की श्रेणी में आता है। चलते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त को सौंपा गया है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त को यह कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी कहलाती है। और ताप बढ़ने पर जो अपेक्षिक आर्द्रता है वह भी बढ़ जाती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में निम्नलिखित में कौन सहायक था? तो जब आर्यों का विस्तार हो रहा था भारत में तो वे पूर्वी भारत में भी आए थे, उनका विस्तार हुआ था और पूर्वी भारत में देखा जाए तो बिहार में भी इनका विस्तार हुआ था। तो निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण सहायक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहे का उपयोग। तो लोहे के उपयोग से आर्यों को पूर्वी क्षेत्र में विस्तार में सहायता मिली, क्योंकि लोहे के उपयोग से न केवल कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए बल्कि वनों जंगलों को काटना भी आसान हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम प्रदर्शित करना। तो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य यह नहीं था। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य यह था कि कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्ग क्रम में रखना और जीवों के विकास परिवर्तन को दर्शाना। तो ये सभी जीवों के वर्गीकरण के उद्देश्य थे। आगे चलते हैं, महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से निम्नलिखित में से कौन है? तो महासागर में सबसे गहराई वाले हिस्से निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो सही उत्तर है महासागरीय गर्त, ऑप्शन डी। तो महासागरीय गर्त के बारे में आपने सुना होगा। महासागरीय गर्त समुद्री नीतल के वे भाग होते हैं जो सबसे गहराई में स्थित होते हैं। और इसके अलावा विश्व का सबसे गहरा गर्त जो हम जानते हैं मेरियाना ट्रेंच, वह प्रशांत महासागर में है जो 11.2 किलोमीटर गहरा है। और महासागरीय गर्त की रचना में प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान छात्र एवं मजदूर निम्न में से किस आंदोलन की रीढ़ माने गए? तो वह कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसमें किसान छात्र और मजदूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह आंदोलन है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी सही उत्तर है ओकावांगो नदी। ओकावांगो नदी को कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा माना जाता है। और कालाहारी मरुस्थल के बारे में देखा जाए तो इसका विस्तार जो है, विस्तार क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है और इसी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो यह फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1732 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रबंधक किसे नियुक्त किया था? तो 1732 में सुजाउद्दीन द्वारा बिहार का प्रबंधक अली वर्दी खां को नियुक्त किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुरक्षा घेरे की नीति यानी कि रिंग फेंस से संबंधित है? तो रिंग फेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति रही है और आपको इससे संबंधित कथन को बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो नीतियां थी वह रिंग फेंस से संबंधित थी, सुरक्षा घेरे की नीति से संबंधित थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा देशी राज्यों के प्रति इस नीति का जन्म हुआ। तो देशी राज्यों के प्रति सुरक्षा घेरे की नीति को अपनाया गया और ली वार्नर द्वारा इसे सुरक्षा घेरे की नीति कहा गया, जिसके तहत कंपनी अपने अधिकृत प्रदेश की सुरक्षा हेतु पड़ोसी राज्यों को बफर राज्य के रूप में प्रयोग करता था। चलते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का जो यह समूह है यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार निम्नलिखित में कौन थे? तो गोलमेज परिषद सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो राजा के विशेष सलाहकार थे ये थे रशबुक विलियम्स। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइजेन। हाइजेन के द्वारा दिया गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विषोभ मंडल भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। तो विषोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है क्षोभ मंडल को यानी कि ट्रोपोस्फेयर को। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को विषोभ मंडल के अलावा परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। और ध्रुवों के निकट देखा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में क्यों नहीं फैल पाया? तो स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति, लेकिन इसका विस्तार देखा जाए तो मुख्य रूप से यह उत्तर भारत तक ही सीमित था, दक्षिण भारत में फैल नहीं पाया। तो इसका एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उन व्यवस्था के कारण इन क्षेत्रों में क्रांति के लिए नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 1950 में योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था? तो योजना आयोग जब गठित की गई थी तो वह किस प्रकार से गठित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर। यानी कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, बस केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव आया था और उसी प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और इसके अलावा 2014 में इस संस्थान का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कवक के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तो कवक के विषय में, तो जीव विज्ञान की हमारी सीरीज में हम कवकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो कवक के विषय में असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यह जो कथन है यह असत्य है, बाकी कथन देखा जाए तो सत्य है। तो कवकों के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पहला है कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन डी की बात करें तो ईस्ट एवं मशरूम ये कवक के उदाहरण है, तो ये सभी सही है और ऑप्शन सी हमारा गलत है। आगे बात करते हैं फिजी एटॉल और फूटी एटॉल किस महासागर में है? दोनों एटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये दोनों है प्रशांत महासागर में। आगे बात करते हैं किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, और यह देने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकास का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था, चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है लगभग 40,000 ईसा पूर्व से। ऑप्शन सी सही उत्तर है, लगभग 40,000
ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है? तो आप देखते हैं कि विद्युत कोई भी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी कि जो परिनलिका की फेरा होता है, जो टर्न्स होते हैं, जो लोहे के चारों तरफ जो टर्न्स लगाए जाते हैं, टर्न्स, उस पर निर्भर करता है। तो परिनलिका की फेरा अगर हम बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी तीव्र होगा, तो यह इस पर निर्भर करता है। दूसरा बात करें तो क्रोड पदार्थ की प्रकृति पर, तो जो बीच में हम क्रोड उपयोग करते हैं, तो जैसे कि यदि हम क्रोड नर्म लोहे का प्रयोग करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, तो यह इस पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है धारा का परिमाप, तो धारा का परिमाप अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा, तो यह तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य निम्नलिखित ऑप्शन में देखा जाए तो उपरोक्त सभी स्थानों से प्राप्त होते हैं, बराबर से, पाटलिपुत्र से और राजगृह से। तो इन तीनों से मौर्य कला के, स्थापत्य कला के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के प्रैक्टिस सेट। आने वाले दिनों में क्वेश्चनों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे समय मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।